हेलो एवरीवन। चलो बच्चे अगले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है आपका मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। क्या मतलब हुआ बेटा? एजेंसी क्रिएट किन किन तरीकों से करी जा सकती है। आओ बेटा मेरे साथ साथ हेडिंग लिखना। एजेंसी क्रिएट किन किन तरीकों से करी जा सकती है। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी क्रिएट किन किन तरीकों से करी जा सकती है। ठीक है बेटा, एजेंसी को क्रिएट करने का सबसे पहला और सरल तरीका बेटा बाय एन अग्रीमेंट है, एक्सप्रेस अग्रीमेंट। तो बेटा आपको तो खैर बहुत बार आपने एक्सप्रेस वर्ड का मतलब बेटा पढ़ा हुआ है। तो एजेंसी को क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका बेटा क्या है? बाय वे ऑफ एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट। बेटा एक बात बताओ, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? बेटा एक्सप्रेस मतलब होता है अपने विचारों को प्रकट करना। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, आप अपने विचारों को कैसे दूसरे के सामने रखोगे बेटा? कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करोगे दूसरे के सामने? दो तरीके हैं बेटा। या तो आप ओरली अपने आप को एक्सप्रेस करो, या बच्चे आप अपने आप को एक्सप्रेस करो इन राइटिंग। तो या तो आप अपने आप को इन ओरल एक्सप्रेस करो, या आप अपने आप को एक्सप्रेस करो इन राइटिंग। तो एक्सप्रेस करने का दो ही तरीके हैं बेटा, या तो आप बोल के अपने आप को एक्सप्रेस करो, या आप अपने आप को एक्सप्रेस करो लिख के। मैं आपको बेटा इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, यहां पर देखना। एग्जांपल लिखो जरा। ए और बी। ये बेटा इनफैक्ट मैं एग्जांपल आपको ना ऊपर मैंने आपको दिया था, और ये बेटा बैंक है। पिछले लेक्चर में मैंने एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था ये जो ए है ये बेटा अब्रॉड रहता है, ये अब्रॉड रहता है। अब ये जो ए है ये इंडिया में ना किसी को अपॉइंट करना चाहता है जो उसके बिहाफ पे सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर पाए। तो उसने इंडिया में अपॉइंट किया अपना एक एजेंट। उसने इंडिया में अपॉइंट किया अपना एक एजेंट, और ये एजेंट बी ए के बिहाफ पे बैंक के साथ सारी डीलिंग्स करेगा, डीलिंग्स विद बैंक। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग्स करने की अथॉरिटी बी को किसने दी है बेटा? ए ने दी है। और मैंने आपको बताया था ना ये अथॉरिटी कैसे दी है बेटा? ये अथॉरिटी दी है बाय एग्जीक्यूटिंग अ डीड नोन एज पावर ऑफ अटॉर्नी। तो बेटा अथॉरिटी देने का तरीका क्या है? ए को बी के नाम पे एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी पड़ेगी। इस पावर ऑफ अटॉर्नी से बी के पास ये राइट आ जाएगा कि वो ए के बिहाफ पे सारी पब्लिक डीलिंग्स बैंक के साथ कर सकता है। पक्का? तो बेटा एक बार बताओ, ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है बेटा? ये कुछ नहीं, ये एक अग्रीमेंट ही तो है जिसके थ्रू एजेंसी क्रिएट हुई है बेटा। तो पावर ऑफ अटॉर्नी कुछ नहीं, एक अग्रीमेंट है जिसके थ्रू एजेंसी क्या हुई है? क्रिएट। और बेटा ये अग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में ही तो होगा, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? एक्सप्रेस अग्रीमेंट।
तो पावर ऑफ अटॉर्नी वो अग्रीमेंट है जिसके थ्रू ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या हुआ है, क्रिएट। और क्योंकि ये राइटिंग में है तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। कॉपी कर लो। कॉपी कर लो बेटा। हो गया बेटा, ये तो हो गया आपका एक्सप्रेस एग्रीमेंट। फिर बेटा सेकंड आता है इम्प्लाइड एग्रीमेंट। अब ये क्या होता है बेटा, आपने वैसे इम्प्लाइड का मतलब किया हुआ है अज्यूम्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, अज्यूम्ड फ्रॉम द एक्शन ऑफ पार्टीज। पढ़ो बेटा, authority is said to be implied when it is inferred, inferred मतलब assumed from the circumstances of the case and things spoken or written or the ordinary course of dealing may be accounted circumstances of the case. Simply speaking, an agency which is understood from the conduct and behavior of the parties is known as implied agency. तो बेटा implied का मतलब क्या होता है, assume करना फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। लिखो बेटा सेकंड, इंप्लाइड एजेंसी। बेटा ये जो वर्ड है इंप्लाइड, बेटा इंप्लाइड वर्ड का मतलब क्या था, अज्यूम करना बेटा, अज्यूम्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। मतलब ना यहां पर बेटा प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ना कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, ना तो ओरली ना इन राइटिंग, बल्कि हम उन दोनों के एक्शंस को देख के ये अज्यूम करते हैं कि दोनों के बीच में एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो बेटा एक बात याद रखना, इंप्लाइड एजेंसी में ना दोनों के बीच में कोई फॉर्मल अग्रीमेंट बेटा एंटर नहीं हुआ है, ना ही ओरली कोई ओरल अग्रीमेंट भी एंटर नहीं हुआ है और बेटा कोई रिटन अग्रीमेंट भी एंटर नहीं हुआ है एज सच। लेकिन दोनों पार्टीज के कंडक्ट को देख के, दोनों पार्टीज के बिहेवियर को देख के, दोनों पार्टीज के एक्शन को देख के, मैंने क्या कहा बेटा, दोनों पार्टीज के कंडक्ट को देख के, दोनों पार्टीज के बिहाफ पे जो एक्शंस किए जा रहे हैं दोनों पार्टीज के वो देख के, दोनों पार्टीज के बिहेवियर को देख के ये अनुमान लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है, अज्यूम किया जा सकता है कि दोनों के बीच में एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, ऑल्दो कोई फॉर्मल अग्रीमेंट दोनों के बीच में एंटर नहीं हुआ है। फिर भी दोनों के एक्शंस को देख के यह अज्यूम किया जा सकता है कि दोनों के बीच में एजेंसी की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है बेटा। एग्जाम्पल, बेटा जो ये ए है ना, ये बेटा चेन्नई का रहने वाला है, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा ए की ना एक शॉप है, एक दुकान है जो पता है बेटा कहां पर है, देहरादून में है, देहरादून में है, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, इस देहरादून ये जो शॉप है ना, इसको बेटा मैनेज कौन करता है, इस शॉप को मैनेज करता है सी। इस शॉप को बेटा सी मैनेज करता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ए खुद चेन्नई का रहने वाला है,
शॉप उसकी देहरादून में है, इस शॉप को मैनेज कौन करता है? सी। ए का देहरादून में खास आना जाना नहीं होता है, भूले भटके कभी आ गया तो आ गया, ठीक है। अब बेटा जो ये सी है ना, जो ये सी है, ठीक है, ये सी है, ये बेटा उस शॉप का केयर टेकर है, सारा तामझाम वही देखता है। अब बेटा ये सी क्या करता है? सप्लायर से, सप्लायर से परचेजेस करता है। ये सी सप्लायर से क्या करता है? परचेजेस करता है ऑन बिहाफ ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, फिर आगे जब सामान को बेचता है, बेच के जो पैसा आता है, उस पैसे से इन सप्लायर्स की क्या करता है? पेमेंट करता है। तो सी सप्लायर्स को क्या करता है बेटा? पेमेंट करता है। और बेटा ये दोनों वो एक एक कंसेंट के साथ ही करता है, मतलब एक ही मंजूरी से, विद एस कंसेंट। एक एक कंसेंट से वो परचेजेस करता है, सप्लायर्स को पेमेंट करता है विद एस कंसेंट। बात समझ आई बेटा? तो बेटा देखा जाए तो बेटा इस वाले केस में ना ए और सी के बीच में बेटा एज सच कोई एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं हो रखा है बेटा। ए और सी के बीच में एज सच कोई एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं हो रखा है। किस चीज का? एजेंसी का। तो ए और सी के बीच में एज सच कोई एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं हो रखा है एजेंसी का, नाइदर ओरल नॉर रिटर्न। लेकिन बेटा हम अज्यूम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम अज्यूम कर सकते हैं। हम दोनों के एक्शंस को देख के ये अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। हम दोनों के एक्शंस को देख के ये अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों के बीच में एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और बेटा कौन से हैं वो एक्शंस? ये देखो बेटा, सी परचेजेस करता है ए के बिहाफ पे, सप्लायर्स को पेमेंट करता है ए के बिहाफ पे, तो ये एक्शन है ऑन द पार्ट ऑफ सी। ये सी के एक्शंस है, ठीक है। और ए बेटा अपना कंसेंट देता है, तो ये ए का एक्शन है, दिस इज एक्शन ऑन पार्ट ऑफ ए। तो दोनों के एक्शंस को देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों का इंटेंशन रिलेशनशिप में, एजेंसी के रिलेशनशिप में एंटर होने का है। तो सी इज नथिंग बट एन एजेंट ऑफ ए, क्योंकि वो ए के बिहाफ पे परचेज करता है, पेमेंट करता है और ए अपना कंसेंट देता है। तो ऑल्दो कोई फॉर्मल अग्रीमेंट दोनों के बीच में एंटर नहीं हुआ है, लेकिन दोनों के एक्शंस को देख के, दोनों के कंडक्ट को देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में बेटा एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। कॉपी करो बेटा। ये आपका इंप्लाइड एजेंसी का केस था बेटा। कॉपी कर लो बच्चे।
ठीक है बेटा, देखो अब अगले पे आ जाते हैं। बेटा अगला आता है एजेंसी बाय एस्टॉपल, जिसे हम एजेंसी बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं। बेटा ये लिखा अलग अलग है लेकिन दोनों का मतलब बेटा सेम ही होता है। और आपको याद होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें आपने पार्टनर बाय एस्टॉपल किया है, उसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कहा जाता है। मैं आपको समझा देता हूं बेटा, एक ही बात होती है ये, लिखना। अगला है बेटा एजेंसी बाय एस्टॉपल ऑब्लिक एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। तो एजेंसी बाय एस्टॉपल और एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एक ही बात है बेटा। बेटा आपको याद है कुछ इसका मतलब क्या होता था? बेटा इसका मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल आपको बाद में देता हूं, पहले मेरी बात समझो। प्रिंसिपल है बेटा, एजेंट है और थर्ड पार्टी है। बेटा ध्यान से समझना है। बेटा अब हुआ क्या, सुनो सुनो, अब हुआ क्या, ये जो प्रिंसिपल था ना बेटा, इसने एजेंट को, एजेंट को या मैं बोलूं इस पर्सन को, ए को, थर्ड पार्टी के सामने, मैं दोबारा बोलता हूं, पी ने ए को थर्ड पार्टी के सामने, क्या कहा बेटा मैंने, पी ने ए को थर्ड पार्टी के सामने बेटा रिप्रेजेंट किया एज एन एजेंट। मतलब पी सीना ठोक के बेटा थर्ड पार्टी को कह रहा है ये पर्सन मेरा एजेंट है, ये पर्सन मेरा एजेंट है। पी ने ए को थर्ड पार्टी के सामने इंट्रोड्यूस किया एज एन एजेंट। ठीक है बेटा, तो बाद में बेटा सुनो, बाद में वो थर्ड पार्टी को, ये सेकंड पॉइंट था बेटा, मैंने क्या कहा, पी ने ए को थर्ड पार्टी के सामने इंट्रोड्यूस किया एज एन एजेंट। तो बेटा बाद में वो इस बात को डिनाई नहीं कर पाएगा कि ए उसका एजेंट नहीं था। कैन नॉट डिनाई, वो बाद में थर्ड पार्टी के सामने इस बात से इनकार नहीं कर पाएगा कि जो ए है वो उसका एजेंट नहीं था। बेटा एक बार मेरी बात सुनना, एक बार अगर आपने किसी पर्सन को थर्ड पार्टी के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया एज एन एजेंट, मैंने क्या कहा, एक बार आपने किसी दूसरे पर्सन को थर्ड पार्टी के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया एज एन एजेंट, तो बाद में आप बेटा इस बात से इंकार नहीं कर पाओगे, इस बात को डिनाई नहीं कर पाओगे कि वो आपका एजेंट नहीं है, और बेटा उसके हर एक्ट के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ एजेंसी बाय एस्टॉपल। तो बेटा एस्टॉपल का मतलब होता है एक बार जो चीज आपने क्लेम कर ली ना, बाद में आप उस चीज को डिनाई नहीं कर पाओगे। तो बेटा
एस्टॉपल का मतलब होता है एक बार कोई चीज आपने क्लेम कर ली, ठीक है, तो बाद में उस चीज से आप इनकार नहीं कर पाओगे बेटा, और एजेंट के एक्ट्स के लिए आपको लायबल माना जाएगा, ऑल्दो वो आपका एजेंट नहीं था। तो पी ने ए को थर्ड पार्टी के सामने इंट्रोड्यूस किया एज एज एजेंट, ऑल्दो वो एजेंट नहीं था, तो बाद में वो इस बात से डिनाई नहीं कर पाएगा कि ए उसका एजेंट नहीं है। और एजेंट के हर एक्ट्स के लिए, ए के हर एक्ट्स के लिए बेटा प्रिंसिपल को लायबल माना जाएगा। ठीक है, सब बताओ, बात क्लियर हुई? ठीक है, अब मेरी ना एक छोटी सी बात बेटा सुनना। बेटा अपना उन्होंने एक बात कही है कि आप कोई एक्ट ऐसा करो, ठीक है, जिससे, ध्यान से सुनना, आप कोई एक्ट ऐसा करो जिससे थर्ड पार्टी को यह लगे कि ए ही आपका एजेंट है, या आप कोई ओमिशन ऐसा करो जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को लगे कि ए ही आपका एजेंट है। तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात है ना, याद करो, कंसिडरेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात है बेटा, प्रिंसिपल ने, पी ने कोई एक्ट किया जिससे थर्ड पार्टी को यह लगता है कि ए ही उसका एजेंट है, तो बाद में वो इस बात को डिनाई नहीं कर पाएगा कि ए उसका एजेंट नहीं है, या उसने कोई चीज ओमिट कर दी जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को लगता है कि ए ही उसका एजेंट है, जबकि एक्चुअल में ए उसका एजेंट नहीं है। तो बाद में पी इस बात को डिनाई नहीं कर पाएगा कि ए उसका एजेंट नहीं है। तो इट कैन बी बेटा पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। आपने कुछ किया जिससे लगता है ए आपका एजेंट है, आपने कुछ नहीं किया जिससे लगता है ए आपका एजेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, देखो, इमेजिन करो बेटा, ए देहरादून का रहने वाला है बेटा, बी दिल्ली का रहने वाला है। कॉपी कर लो बेटा। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से जरा। बेटा अब क्या हुआ, ए ने बी को अपॉइंट किया एज हिज एजेंट, ठीक है, और उसको अथॉरिटी दी है ए ने बी को कि वो ए के बिहाफ पे क्या कर सकता है बेटा, परचेजेस कर सकता है। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या, बी ने ए के बिहाफ पे बेटा सी से करी परचेजेस। सी कौन है, सप्लायर है बेटा। तो बी ने ए के बिहाफ पे सी से क्या करी बेटा, परचेजेस करी। बी ने सी के बिहाफ पे, सॉरी ए के बिहाफ पे क्या करी, परचेजेस ऑन बिहाफ ऑफ ए। ध्यान से सुनना बेटा, बेटा पता है केस क्या था, उनके बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना एजेंसी का, दिस वॉज वैलिड ओनली फॉर 6 मंथ्स। ये बेटा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब 6 महीने तक बी ए के बिहाफ पे सी से क्या करेगा, परचेजेस करेगा। दिस वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर 6 मंथ्स। अब सुनो बेटा, अब हुआ क्या, ये बेटा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। अब बेटा फोर्थ पॉइंट हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी is terminated
ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। बेटा 6 महीने खत्म हो गए, 6 महीने खत्म हो गए और ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट बेटा खत्म हो गया, ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म। अब बेटा मैं, ध्यान से सुनना जरा, अब बेटा कायदे में पता है होना क्या चाहिए था? कायदे में ना ए को सी को बेटा इन्फॉर्म करना चाहिए था कि भाई बी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, तो बी मेरे बिहाफ पे अब तुमसे कोई और परचेजेस नहीं करेगा। कायदे में ए को सी को यह बात बतानी चाहिए थी कि हम दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, बी मेरे बिहाफ पे तुमसे अब कोई परचेजेस और नहीं करेगा। लेकिन बेटा उसने टर्मिनेशन की बात ओमिट कर दी बेटा, उसने टर्मिनेशन की बात, आप लोग पूरा लिख लेना, उसने टर्मिनेशन की बात सी को नहीं बताई, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, अब हुआ क्या, ये जो बी था ये सी से अभी भी बेटा क्या करता रहा, परचेजेस, किसके बिहाफ पे, ए के बिहाफ पे। तो बी सी से अभी भी क्या करता रहा, परचेजेस, परचेजेस ऑन बिहाफ ऑफ ए इवन आफ्टर 6 मंथ्स। तो अभी भी बेटा बी सी से ए के बिहाफ पे क्या करता रहा, परचेजेस। तो बेटा सुनो, आपका जो ये ओमिशन है ना बेटा, इस ओमिशन की वजह से हुआ क्या, आपका कुछ ना बोलना, आपका चीज को ओमिट करना, इस बात का सबूत है कि आप बी को अभी भी बेटा अपना एजेंट मानते हो। तो बाद में आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि इन परचेजेस के लिए आप लायबल नहीं होंगे, ये परचेजेस आपके बिहाफ पे नहीं की गई हैं, आप इस बात को बेटा डिनाई नहीं कर पाओगे। तो मेरी बात सुनो बेटा, मैंने क्या कहा, ए का बात को ओमिट करना इस बात का सबूत है कि ए बी को अभी भी अपना एजेंट मानता है, और बी क्योंकि ए का एजेंट है तो बी ने सी से जो भी परचेजेस करी हैं इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑन बिहाफ ऑफ ए, उसके लिए बेटा ए को लायबल माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो याद रखना बेटा ओमिशन भी कवर्ड है बेटा पार्टनर बाय सॉरी एजेंसी बाय एस्टॉपल में। तो मुझे एक बात बताओगे बी को क्या माना जाएगा बेटा, बी इज अ एजेंट बाय एस्टॉपल, क्योंकि ए का चुप रहना, ए का बात को ओमिट करना इस बात का सबूत है कि वो बी को अभी भी अपना एजेंट मानता है। तो बाद में वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि बी उसका एजेंट नहीं है। तो बी को हम मानेंगे बेटा एजेंट बाय एस्टॉपल, और बी की लायबिलिटीज के लिए बेटा, बी की परचेजेस के लिए ए को लायबल माना जाएगा। तो इन परचेजेस के लिए ए शैल बी लायबल। बेटा ए को लायबल माना जाएगा इन परचेजेस के लिए। ए को लायबल माना जाएगा इन परचेजेस के लिए। लो बेटा कॉपी करो। समझ आ रहा है बेटा सबको? चलो आगे चलें, आओ बेटा।
बेटा अब अगला आता है आपका एजेंसी बाय नेसेसिटी। बेटा बहुत सिंपल, इसे हम ना एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी भी कहते हैं। सुनना, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में एजेंट के पास क्या अथॉरिटी है? एजेंसी बाय नेसेसिटी, या आप कह सकते हो अथॉरिटी ऑफ एजेंट इन एन इमरजेंसी। अथॉरिटी ऑफ एजेंट इन एन इमरजेंसी। ये देखना बेटा, एग्जांपल बहुत सिंपल सा दूंगा बेटा आपको। ए, बी, ए और बी लिखो बेटा। बेटा अब हुआ क्या, ए ना अब्रॉड रहता है, ठीक है, और बेटा ए का इंडिया में से देहरादून में आउटस्कर्ट्स में एक बहुत बड़ा बेटा फार्म हाउस है, ठीक है, और उसने बी को अपॉइंट कर रखा है एज अ केयर टेकर ऑफ दैट फार्म हाउस। तो ए ने बी को अपॉइंट कर रखा है एज अ केयर टेकर ऑफ फार्म हाउस। तो फार्म हाउस की सारी देखरेख बेटा बी करता है ए के बिहाफ पे, ठीक है बेटा। अब बेटा हुआ क्या, एक दिन ना बच्चे, एक दिन फार्म हाउस में, एक दिन फार्म हाउस में बेटा क्या लग गई, फायर। एक दिन फार्म हाउस में बेटा लग गई फायर। तो बेटा एक इमरजेंसी सिचुएशन अराइज कर गई या नहीं, है ना, एक इमरजेंसी सिचुएशन बेटा अराइज कर गई। बेटा अब मुझे एक बात आपसे जाननी है, अगर आप बी हो, सोच के देखो, आप अपने आप को बी की जगह पे रख के देखो, और मैं आपसे अगर पूछूं अगर आप बी हो तो फायर जब लगेगी, इमरजेंसी सिचुएशन जब अराइज करेगी, तो बेटा आपका पहला काम क्या होगा? क्या बेटा आप ऐसा कुछ करोगे कि आप पहले ए को फोन करोगे यूएस में, कहोगे सर आपके फार्म हाउस में आग लगी है, क्या करूं, बुझाऊं ना बुझाऊं, ये पूछूं बेटा? नहीं बेटा, कोई भी बेटा ऑर्डिनरी प्रूडेंस का बंदा वो सीधे बेटा क्या करेगा, हर पॉसिबल स्टेप लेगा टू एक्सटिंग्विश फायर। वो फायर को बुझाने के लिए जो नेसेसरी कदम उठा सकता है बेटा वो कदम उठाएगा। अगर उसे फायर बुझाने के लिए बेटा कोई खर्चा भी इंकर करना पड़े, फायर ब्रिगेड का, सैंड का, जो भी खर्चा उसे बेटा इंकर करना पड़ेगा, उसे टैंकर बुलाने पड़े बेटा पानी के आग बुझाने के लिए, वो खर्चा इंकर करेगा ताकि ताकि फायर को बुझाया जा सके, है ना। तो बेटा एक बात नोटिस करना, मुझे एक बात बेटा क्या समझ आई यहां पर, कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है ना बेटा, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है बेटा, तो एजेंट अगर चाहे तो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके, अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके हर वो काम कर सकता है टू सेव हिज प्रिंसिपल
फ्रॉम लॉस। अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए वो हर वो स्टेप ले सकता है जो कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस का बंदा अपने लिए लेता। तो बेटा अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए मैं हर वो कदम ले सकता हूं बेटा, हर वो कदम उठा सकता हूं इमरजेंसी सिचुएशन में जो मैं बेटा अपने लिए उठाता। पक्का समझ आया सबको? तो बेटा इसे हम कहते हैं एजेंट बाय नेसेसिटी। इसे हम क्या कहते हैं? एजेंट बाय नेसेसिटी। वो एजेंट जो जरूरत की वजह से बना है। ऐसा होता है ना बेटा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हो रहा है बेटा। क्या कहा मैंने? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो बेटा कुछ कुछ रूल यहां पर भी ऐसा ही यूज हो रहा है। कुछ कुछ रूल यहां पर भी बेटा ऐसा ही यूज हो रहा है। ये जो एजेंट है ये भी बेटा अराइज हुआ है, क्रिएट हुआ है आउट ऑफ नेसेसिटी। बात बताओ बेटा, समझ आई? इसे हम कहते हैं एजेंट बाय नेसेसिटी। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? पक्का? और बेटा एक बात मैं आपको और बता दूं। अब बेटा प्रिंसिपल का ये फर्ज बनता है, इट इज प्रिंसिपल्स ड्यूटी टू reimburse all expenses incurred by agent to prevent him from loss। तो नुकसान से बचाने के लिए एजेंट ने बेटा अपनी जेब से जो भी खर्चे इंकर करे हैं, प्रिंसिपल की ये ड्यूटी बनती है कि वो एजेंट को हर उस खर्चे का बेटा क्या दे? रीइंबर्समेंट दे। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसे। ये आपका बेटा इमरजेंसी सिचुएशन का केस है। कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। चलो अच्छा बेटा, अब अगला जो आता है हमारे पास वो आता है, खैर इसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं है, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अराइजेज वेयर लॉ ट्रीट्स वन पर्सन एज एन एजेंट ऑफ अनदर। ठीक है। अच्छा अगला आता है बेटा एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। वैसे मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, लिखना चाहो तो बेटा लिख लेना। ये जो एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, इसमें बेटा लॉ लॉ एक पर्सन को दूसरे पर्सन का एजेंट मान के चल रहा है। पहले उस पे आ जाओ। पहले एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसमें बेटा लॉ अज्यूम करता है कि ये पर्सन आपका एजेंट है। लॉ मान के चलता है बेटा कि ये पर्सन आपका एजेंट है। जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे बेटा वाइफ इज कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ हस्बैंड। बेटा लॉ मानता है कि जो वाइफ है वो हस्बैंड की बेटा क्या होती है? एजेंट होती है।
मतलब वाइफ के एक्ट्स के लिए क्या बेटा हस्बैंड को लायबल ठहराया जा सकता है? बेटा बिल्कुल ठहराया जा सकता है, क्योंकि लॉ मान के चलता है कि जो वाइफ होती है वो बेटा हस्बैंड की क्या होती है? एजेंट होती है। जो वाइफ है वो बेटा हस्बैंड की क्या होती है? एजेंट होती है। कॉपी करो पहले इतना। अच्छा बेटा, अगर आपको मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, बना देता हूं आपको, देखो। हस्बैंड और बचे वाइफ। बेटा अब ये वाइफ जो थी ना, बड़ा शौक था इसे हस्बैंड के पैसे उड़ाने का। ये बेटा एक साड़ी की दुकान पे गई, ये एक साड़ी की दुकान पे गई। इसने बेटा क्या करा, ढेर सारी साड़ीज परचेज कर ली। इसने इस शॉप से खूब सारी बेटा साड़ीज परचेज करी है, लेकिन सब बेटा सब उधार पे, क्रेडिट पे। सारी की सारी साड़ीज बेटा उधार पे खरीदी है। ठीक है, शॉप ओनर भी जानता था, उसने दे दी बेटा। अब क्या हुआ, उधार का समय खत्म हो गया है, उधार का समय खत्म हो गया। साड़ी जो शॉप थी उसने वाइफ से पैसा मांगा, वाइफ ने पैसा नहीं दिया। उसने क्या करा, उसने वाइफ को स्यू करने के बजाय बेटा हस्बैंड को स्यू कर दिया। शॉप ओनर ने वाइफ को स्यू करने के बजाय हस्बैंड को स्यू कर दिया। बेटा हस्बैंड ने कोर्ट में प्ली ये दिया कि भाई मैंने थोड़ी ना साड़ी खरीदी है, मैं पहन के घूम रहा हूं क्या साड़ियां? साड़ी मेरी वाइफ ने खरीदी है। किससे पैसे मांगो? वाइफ से जाके पैसा मांगो। मेरा दिमाग क्यों खाते हो? आपको पता है बेटा कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा ये जो वाइफ होती है ना, थर्ड पॉइंट, कोर्ट हेल्ड दैट wife is assumed to be, wife is assumed to be an agent of husband। वाइफ को हस्बैंड का एजेंट माना जाता है बेटा, लॉ मानता है इसे। वाइफ इज एन एजेंट ऑफ हस्बैंड, मतलब बेटा वाइफ को लॉ मान के चल रहा है कि वो क्या है? एजेंट। और हस्बैंड कौन है बेटा? प्रिंसिपल। और आपको अच्छी तरह पता है बेटा एजेंट के एक्ट्स के लिए क्या प्रिंसिपल लायबल होता है? बिल्कुल लायबल होता है बेटा। देयरफॉर हस्बैंड विल बी लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ हिज वाइफ। तो इसीलिए बेटा हस्बैंड वाइफ के एक्ट्स के लिए लायबल होगा। शॉप शॉप ओनर हस्बैंड से पैसा रिकवर कर सकता है बेटा। यह हो गया एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। वो एजेंसी जो लॉ ने क्रिएट करी है बेटा, लॉ ने अज्यूम करी है। कॉपी करो। ठीक है बच्चे, चलो लास्ट पे आते हैं बेटा। हमारी एजेंसी लास्ट है, हमारी एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। आ जाओ बेटा मेरे साथ साथ, थोड़ा समझना है बेटा। वैसे बेटा रैटिफिकेशन का मतलब ना, आपने अगर आपको याद हो
आपने फाउंडेशन में बेटा रैटिफिकेशन का मतलब पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में, अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, माइनर का केस याद करो, नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। मैंने बेटा रैटिफिकेशन का मतलब आपको बताया था, सुनना बेटा। बेटा रैटिफिकेशन वर्ड जो होता है ना, रैटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना। बेटा रैटिफाई करने का मतलब होता है चीज को अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना। मैं अभी आपको बेटा एग्जांपल देके बताता हूं, पहले लिख लो यहां तक। बेटा एक्स है और वाई है। बच्चे एक्स ने ना वाई को अपॉइंट करा एज इज एजेंट। एक्स ने वाई को अपॉइंट करा एज इज एजेंट, लिखो बेटा। अच्छा बेटा वाई के पास अथॉरिटी क्या थी, वाई के पास अथॉरिटी क्या थी, लिखो यहां पर। वाई के पास अथॉरिटी क्या थी, वो बेटा एक्स के बिहाफ पे ना परचेजेस कर सकता था, बट ओनली अप टू 5 लाख। वो एक्स के बिहाफ पे सिर्फ बेटा कितने रुपए तक की परचेज कर सकता था, वो 5 लाख रुपए तक की बेटा वो परचेज कर सकता था। ठीक है, वाई ने क्या करा बेटा, वाई ने जेड से, जो कि एक सप्लायर है, जेड जो कि एक सप्लायर है, वाई ने जेड से परचेजेस कर ली बेटा 6 लाख रुपए की। वाई ने जेड से परचेज कर ली बेटा कितने रुपए की, 6 लाख रुपए की। जबकि वो परचेज कर कितने तक की सकता था बेटा, उसके पास 5 लाख तक की परचेज करने की अथॉरिटी थी बेटा, लेकिन उसने परचेज कर ली 6 लाख की। तो कायदे में देखा जाए ना बेटा, कायदे में देखा जाए तो एक्स लायबल, एक्स लायबल बेटा सिर्फ 5 लाख रुपए तक के लिए है। एक्स एडिशनल जो 1 लाख है उसके लिए वो लायबल नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटा एक्स ने क्या करा, ये पॉइंट्स लिखना बेटा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ लिखना बेटा, एक्स ने क्या करा, एक्स ने बेटा वाई को कहा चल कोई बात नहीं, तूने 5 लाख की परचेज, वैसे मैंने तुझे 5 लाख की परचेज करने को कहा था, कोई बात नहीं, तूने 6 लाख की परचेज कर ली, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा 6 लाख रुपए। ठीक है, मतलब बेटा, मतलब सुनो सुनो बेटा, मैं चाहूं तो, मैं एक्स हूं, मैं बेटा चाहूं तो मैं इस परचेज को एक्सेप्ट कर लूं, मतलब ओन कर लूं, या मैं बेटा चाहूं तो इस परचेज को बेटा डिसओन कर दूं। या तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं या बेटा रिजेक्ट कर दूं, ओन कर दूं, डिसओन कर दूं। मैंने क्या करा, मैंने इस परचेज को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने को हम बेटा क्या नाम दे रहे हैं, रैटिफाई करना। तो लिखना एक्स एक्सेप्ट्स परचेजेस मेड बाय वाई टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6 लाख। तो एक्स ने 6 लाख रुपए की परचेज क्या कर ली बेटा, एक्सेप्ट। वैसे वो लाइबल सिर्फ 5 लाख के लिए था, लेकिन वो कह रहा है चल कोई बात नहीं, तूने 6 लाख की परचेज कर ली, कोई बात नहीं,
मैं 6 लाख की परचेज को एक्सेप्ट करता हूं। अब एक बात बताओ, सिंपल बात है बेटा, अब जब आपने एजेंट के एक्ट को रैटिफाई कर लिया, आपने जब एजेंट के एक्ट को एक्सेप्ट कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो क्या आप एजेंट के एक्ट के लिए लायबल होंगे? बेटा बिल्कुल होंगे। तो देयरफॉर भाई आप ही ने तो एक्सेप्ट करा है, आप ही ने तो उस एक्ट को रेटिफाई करा, देयरफॉर एक्स शैल बी लायबल, देयरफॉर एक्स शैल बी लायबल फॉर एक्ट ऑफ वाई। तो वाई के एक्ट के लिए वो क्या होगा? लायबल। तो मुझे बताओगे बेटा, एक्स ने वाई के एक्ट को क्या किया है? रैटिफाई किया है। इसलिए बेटा हम इस एजेंसी को कहते हैं एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। बेटा ए एक्स चाहता तो रिजेक्ट भी कर सकता था, but he chose to accept it. He chose to approve the transaction. He chose to ratify the transaction. तो फिर उसे लायबल माना जाएगा उस एक्ट के लिए। लो बच्चे, क्लियर हुआ बेटा सबको? तो 6 लाख रुपए की परचेज के लिए उसे क्या माना जाएगा बेटा? लायबल माना जाएगा। दिस इज नोन एज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। बताओ बेटा, जितना हमने आज डिस्कशन किया पूरा क्लियर हुआ बेटा सबको? पक्का? चलो बच्चे कॉपी कर लो, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो बेटा। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।